जलवायु परिवर्तन को वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि जलवायु परिवर्तन कोई अकेला विषय नहीं है, बल्कि इस पूरे विषय से जुड़े तमाम पहलू मौजूद हैं और समय समय पर इन तमाम पहलुओं को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, कई विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। एक हालिया रिसर्च इसी पूरे विषय को लेकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यदि पृथ्वी के तमाम लोगों द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाया जाता, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नहीं रोका जाता, तो इस पूरी घटना की वजह से समुद्र की जो बर्फ पिघल रही है, उसके प्रभाव स्वरूप समुद्रों का जो प्रवाह है, जो हमारा सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाल ही में रिसर्च जारी की गई है, उस पूरी रिसर्च में क्या कहा गया है। इसके अलावा थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट क्या होते हैं, इसके अलावा जो प्रवाह में कमी आ रही है, उस कमी का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, और अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा इस पूरे विषय को आप मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जोड़कर देख सकते हैं और ये पूरा जो टॉपिक है वो भूगोल, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे खंडों से जुड़ता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हालिया रिसर्च को जानने की कोशिश करते हैं। हालिया अनुसंधान में क्या कहा गया है। तो हाल ही में नेचर नामक एक पत्रिका में कई विशेषज्ञों द्वारा कई रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्य तौर पर जो अंटार्कटिक क्षेत्र है, अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने की जो दर है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो कोई नई खबर नहीं है, पहले भी इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है। तो यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि जिस पर इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि रिपोर्ट बताती है कि इस बर्फ के पिघलने की वजह से महासागरों में जो पानी का प्रवाह है, उस प्रवाह में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। और यदि महासागरों के पानी के प्रवाह में कुछ कमी आती है, तो इसकी वजह से हमें वैश्विक जलवायु पर प्रभाव देखने को मिलेगा और साथ ही जो जो समुद्री खाद्य श्रृंखला है, उस खाद्य श्रृंखला फूड चेन पर प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2050 तक यदि इस संबंध में कोई विशेष कदम नहीं उठाया जाता है, तो अंटार्कटिक क्षेत्र में हमें जो वहां पर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन में 40% की कमी देखने को मिल सकती है। अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि इसमें 40% की कमी आ सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में जो सर्कुलेशन लगातार कम हो रहा है, उस सर्कुलेशन के कम होने की दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी है। यानी जाहिर तौर पर अंटार्कटिक क्षेत्र में जो खतरा है वो लगातार बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो ये तो रिपोर्ट की बात हुई, अनुसंधान की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होता क्या है। तो हमारे समुद्रों में, हमारे ओशियंस में हमें सर्कुलेशन देखने को मिलता है, या ओशियन सर्कुलेशन जिसे हम समुद्री सर्कुलेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि हमारे समुद्रों में जो जल मौजूद है वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। और इस ये जो पूरा परिवर्तन है, जो पूरा सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये सर्कुलेशन वर्टिकल भी हो सकता है, यानी अनुलंब भी हो सकता है और क्षैतिज भी हो सकता है। अब इसके अलावा ये जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है हवा, यानी विंड। विंड को पानी के प्रवाह के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दो और बड़े कारण हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है सैलिनिटी, यानी पानी का जो खारापन कितना है, पानी में कितना नमक मौजूद है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है टेम्परेचर, यानी पानी का तापमान कितना है। तो ये दो दोनों कारण हैं, इन दोनों कारणों को भी पानी के प्रवाह के लिए, पानी के सर्कुलेशन के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और ये जो दोनों कारण हैं, ये दोनों कारण पानी के क्षैतिज सर्कुलेशन यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और यहीं से पिक्चर में आता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। ये जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन हमें मुख्य तौर पर
पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पानी तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है, वहां पर जो बर्फ की मात्रा है वो ज्यादा होती है और इसी वजह से वहां पर पानी ज्यादा ठंडा होता है। इसके अलावा जो पोलर रीजन है वहां पर जो पानी है उसमें खारापन भी ज्यादा होता है, उसकी जो सेलिनिटी है वो भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो पानी इक्वेटर रीजन से पोलर रीजन में पहुंचता है तो पोलर रीजन में पहुंचने के बाद वो पानी ठंड की वजह से जम जाता है, लेकिन उस पानी में जो नमक है वो बच जाता है और वो नमक वहां के समुद्र में मिल जाता है। तो ऐसे में वहां का जो पानी है वो और ज्यादा सेलाइन हो जाता है और ज्यादा खारा हो जाता है। और इसके अलावा खारे होने की वजह से और ठंडे होने की वजह से वहां का जो पूरा जल है, वहां का जो पूरा पानी है वो और ज्यादा भारी होने लगता है। पानी में पानी का जो वजन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और हम जानते हैं कि जब पानी बहुत ज्यादा भारी हो जाता है तो वो क्षैतिज रूप से गति करता है, यानी कि वो नीचे जाने लगता है और यहीं से थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जाहिर तौर पर ये जो पूरी थ्योरी थी ये थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी इमेज में हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये पोलर रीजन है और ये जो रीजन है ये इक्वेटर का रीजन है, यानी ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा है और ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर जो पानी मौजूद है ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और ठंडे होने के साथ साथ इस पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी ये पानी बहुत ज़्यादा सेलाइन है। और हमने बात की जब पानी बहुत ज़्यादा सेलाइन होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो भारी हो जाता है और भारी होने की वजह से पानी नीचे की तरफ गति करना शुरू करता है। तो यहाँ का पानी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। इसके बाद नीचे के जाने के बाद ये पानी धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जब ये पानी इक्वेटर की तरफ जाने लगेगा तो क्योंकि इक्वेटर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्म होता है इक्वेटर, तो यहाँ पर पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और पानी गर्म होने की वजह से ये जो पूरा पानी है ये ऊपर की ओर गति करेगा। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो पानी नीचे गया था तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक खाली जगह बन गई है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए इक्वेटर का जो पानी है वो पानी इस तरफ को आने लगेगा। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस में एक सर्कुलेशन बन जाता है, एक लूप बन जाता है और पानी इसी पूरे लूप में बहता रहता है और इसी पूरे लूप को हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात हुई। अब यहाँ पर एक टर्म और आती है जिसका नाम है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। अब हम जानते हैं हमने थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात की, तो जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन हमें पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में या और ख़ास तौर पर कहें कि जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन हमें पृथ्वी के अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलता है उस पूरे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को हम अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट कहते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में ACC अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट कहते हैं। और ये जो करंट है ये पृथ्वी में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत महासागरीय करंट माना जाता है। इसके अलावा इस पूरे करंट को पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही करंट अंटार्कटिक रीजन में बर्फ़ को जमाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा इस पूरे करंट के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस पूरे करंट के तहत हर सेकंड में तकरीबन 165 मिलियन से 182 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का प्रवाह होता है, यानी इतना भारी मात्रा में पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और ये जो पानी की मात्रा की हमने बात की 165 मिलियन से 182 मिलियन, ये जो पूरी संख्या है, पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर मुख्य तौर पर पृथ्वी पर जितनी भी नदियां मौजूद हैं उन नदियों के समग्र प्रवाह से भी 100 गुना ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पर ये पूरा करंट पृथ्वी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इस पूरे करंट को हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक जो पूरा महासागर है, जो पूरा ओशियन है, इस पूरे ओशियन के बीच एक कड़ी के तौर पर, एक ब्रिज के तौर पर भी देखा जाता है। तो इसी वजह से ये पूरा जो करंट है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने बात की अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो सरकमपोलर करंट है, उस करंट में कुछ कमी आ रही है, उसके प्रवाह में कुछ कमी आ रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस कमी का प्रभाव क्या होगा। तो इस पूरी कमी का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि इस पूरी कमी की वजह से हमें समुद्र की खाद्य श्रृंखला में कुछ बाधा उत्पन्न होती दिखाई दे सकती है। ये कैसे होगा?
तो ये इस तरह से होगा कि समुद्र में हमें जो सर्कुलेशन देखने को मिलता है, उस पूरे सर्कुलेशन की वजह से, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की वजह से समुद्र के डीप एरिया में, यानी कि जो गहरा समुद्र का क्षेत्र है, वहां पर जो पोषक तत्व मौजूद हैं, वो पोषक तत्व इस पूरे सर्कुलेशन की वजह से समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। और समुद्र की सतह पर पहुंचकर जब वो सूरज की किरणों से मिलते हैं, उनके उनके बीच में रिएक्शन होता है, तो इस पूरे रिएक्शन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन का जन्म होता है। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाद्य श्रृंखला के पहले नंबर पर माना जाता है, खाद्य श्रृंखला में बेस लेवल पर देखा जाता है, और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं का भोजन जो है, इन्हीं का सेवन जो है वो मछलियां करती हैं, फिर मछलियां और आगे जाती हैं, तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन यदि ये सरकमपोलर जो करंट है, ये करंट कम हो जाएगा, प्रवाह कम हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर जो पोषक तत्व समुद्र के गहरे क्षेत्रों में मौजूद है, वो समुद्र की सतह पर नहीं आएंगे, और वो समुद्र की सतह पर नहीं आएंगे, तो इसकी वजह से ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनका जन्म नहीं होगा, और समुद्र की जो समग्र खाद्य श्रृंखला है, वो खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी। तो ये तो पहला प्रभाव हुआ। इसके अलावा इस पूरे प्रवाह के कम होने की वजह से हमें वातावरण में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, उस मात्रा में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस की वजह से जो समुद्र का जल है, उसमें स्तरीकरण हो जाएगा, यानी स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा। वो तापमान के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। तो इस पूरे स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हमारे समुद्रों की जो CO2 को अवशोषित करने, उसको अब्ज़ॉर्ब करने की जो क्षमता है, वो क्षमता प्रभावित होगी, और जो अधिकांश CO2 है, जो कि वर्तमान समय में हमारे समुद्रों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वो नहीं हो पाएगा, और वातावरण में CO2 की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसका तीसरा प्रभाव ये होगा कि इसकी वजह से जो अंटार्कटिक बर्फ है, वो और ज़्यादा पिघलने लगेगी। ये कैसे होगा? तो इस पूरे प्रोसेस में जब प्रवाह कम हो जाएगा, तो जो इक्वेटर रीजन में गर्म पानी है, जो कि हवाओं की वजह से इस पूरे पोलर रीजन में पहुंचता है, तो जब वो गर्म पानी पोलर रीजन में पहुंचेगा, तो उस गर्म पानी की वजह से पोलर रीजन की जो बर्फ है, वो और ज़्यादा पिघलने लगेगी, और गर्म पानी वहीं एकत्र हो जाएगा, क्योंकि नीचे पानी का प्रवाह नहीं हो रहा, तो वहां पर पानी लगातार एकत्र होने लगेगा। तो ऐसे में हमें अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ और ज़्यादा पिघलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये तो प्रभाव की बात हुई, इम्पैक्ट की बात हुई। अब सवाल उठता है कि इस पूरे संबंध में किया क्या जा सकता है। आगे की राह पर बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर पिछले कई दशकों से हमें महासागर के तापमान में, महासागरों का जो टेम्परेचर है, ओशियंस का जो टेम्परेचर है, उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि दुनिया भर में उत्सर्जन को रोकने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया, कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष जो उपाय है वो नहीं किया गया, तो ऐसे में हमें बर्फ का पिघलना जारी रहेगा, बर्फ और ज़्यादा तेज़ी से पिघलती रहेगी, और लगातार उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता रहेगा। तो ज़ाहिर तौर पर ज़रूरत इस समय ये है कि हम जलवायु संकट के मुद्दे को और गंभीर तरह से संबोधित करने की कोशिश करें, और इस संबंध में हमने जो अपनी कमिटमेंट्स दी हैं, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने का प्रयास किया जाए। वर्तमान समय में सिर्फ एक देश के तौर पर सोचने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक समग्र गाँव की तरह सोचें, एक विलेज की तरह सोचें, एक ग्लोबल विलेज की धारणा को अपनाए जाने की ज़रूरत है। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई, आगे की राह की बात हुई। अब इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल प्रीलिम्स का है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि थर्मोहलाइन सर्कुलेशन शब्द जो है, वो किस विषय से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली हवाओं से, ऑप्शन बी समुद्र के प्रवाह से, समुद्र जल के प्रवाह से, ऑप्शन सी कैंसर के लिए खोजा गया एक नया इलाज, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ज़ाहिर तौर पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, आपको इस वीडियो की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है, वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है, तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।